हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना। आप लोगों ने जो नेशनलिज्म इन यूरोप में अभी तक पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, बहुत सारी चीजें उसमें आई हैं। तो मैं आपको एक ना ओवरव्यू थोड़ा सा बताती हूँ कि देखिए, हमने नेशनलिज्म की फीलिंग पढ़ी पहले कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई लोगों के अंदर और लोगों ने कैसे रिवॉल्ट किए उस चीज को लेकर। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशंस का टॉपिक क्या है, व्हाट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्यों कहा गया है। एज कहते हैं ना, एक एरा चलता है, एक टाइम पीरियड चलता है ना, दैट इज एज। एज होती है ना, हम इतने साल के हो गए, हम उतने साल के हो गए, या इतने साल में ये चीजें घटी, है ना। तो ऐसे ही रिवॉल्यूशनरीज के साथ भी हुआ कि जब एक जगह क्रांति शुरू होती है ना, तो उसकी कहते हैं ना चिंगारियां जगह जगह अलग अलग जगह पड़ती हैं। तो ऐसे और भी जो लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं चीज़ों के लिए। एक नेशनलिज्म की फीलिंग ही ऐसी होती है कि जब आप आपस में बात करते हो देश को लेके, है ना, अपनी मातृभूमि को लेके, तो आपके अंदर एक अलग ही जोश होता है। तो सेम चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही थी फ्रांस में। तो फ्रांस के लोगों का जो एक कहते हैं ना मेंटल जो लेवल था, अब वो हाई हो गया था। अब उनको निकल के आना था बाहर और उनको दिखाना था कि हम एक रिपब्लिक कंट्री बन के निकल के आएंगे, है ना। तो पीछे से लेके मैं थोड़ा सा चलती हूँ, क्योंकि जो बच्चे अगर ये वीडियो अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले जितनी भी पीछे की वीडियोस हैं वो सारी देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी और आप लोग वहां से लिंक से देख सकते हैं पूरे चैप्टर का वीडियो। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। ओके, तो इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि जुलाई 1789 में जो लोग हैं, उन्होंने लुई 16 जो राजा था, बर्बन डायनेस्टी से जो राजा था, उसको क्या किया, उसके खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ दिया लोगों ने कि हमें भैया यहाँ पे तो ये लोग हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं। राजा बिल्कुल प्रजा से कट के रह रहा है अपने पैलेस ऑफ वर्साइल में, और जितने भी सोसाइटीज में लेवल इंक्रीज हो गए हैं, वो लोग क्या हो गए हैं, डोमिनेट कर रहे हैं किसी पीजेंट्स को, और जो छोटे किसान हैं, जो छोटे क्लर्क्स हैं, इन सब लोगों को, मतलब छोटे जो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास, उनको क्या कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो लोग क्या हो गए, रिबेल हो गए बहुत ज्यादा, और उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया राजा के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लोगों ने क्या, डेमोक्रेसी लेकर आए लोग, है ना, कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। हुआ था ना। तो फ्रांस में स्टेट जनरल जो है वो फॉर्म हुई थी। उसके बाद सब ठीक चल रहा था, फिर नेपोलियन की एंट्री हुई। वो भी बताया मैंने आपको कि नेपोलियन ने कैसे आके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए सारे। थोड़ा सा पीछे से बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगी चीजें। तो नेपोलियन के आने से एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हुई, ठीक है। सिविल कोड आया 1804, नेपोलियनिक कोड भी जाना जाता है जिसको। उसके बाद क्या हुआ, 1813 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर, क्योंकि उनको भी खतरा था भाई कि नेपोलियन हमारे ऊपर राज करेगा, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, नेपोलियन जब हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में, तो 1815 में क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म वापस आए। कंजर्वेटिव्स क्या थे, कंजर्वेटिव्स वो थे जो मोनार्ची रिस्टोर करना चाहते थे, है ना, कि उन्होंने मोनार्ची को रिस्टोर किया 1815 में। उसके बाद एक और क्रांति का एक दौर चला, ठीक है। कैसे चला वो, 1830 में लोगों ने एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर, एक कहते हैं ना, एक मास क्राउड इकट्ठा हुआ, रिबेल हुआ, और उन्होंने क्या किया, जो कंजर्वेटिज्म को लेकर आए थे, कंजर्वेटिज्म जो मोनार्ची को लेकर आए थे ना, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हमें ये रिस्टोर जो किया, अपने बर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया था, राजा को दोबारा लिया गया था, नहीं, उन्होंने उठा के उसको ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो दैट मीन्स हटा दिया उसको वहां से, और क्या, फांसी पे लटका दिया। हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। उन्हें चाहिए था कि हम क्या है, अपनी मोनार्ची, हमें हमारी डेमोक्रेसी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप राजा को सजेस्ट ही कर रहे हो, है ना, तो जो लोग सजेशन के लिए भी बैठे हैं ऊपर लेवल पे, वो भी ऑब्वियसली राजा के क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं चापलूसी ही करेंगे। वो लोग लोगों को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो राजा की चापलूसी करने के लिए ही वहां बैठे हुए हैं। तो लोगों में उस चीज को भी लेकर गुस्सा था कि नाम हो रहा है कि आप राजा को सजेस्ट कर रहे हो, है ना,
मोनार्ची रिस्टोर हुई है, राजा हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो और ये जो रिबेल जो लोग थे, रिबेलिय हो गए थे, ये लोग जो रिबेल हो गए थे, ये कौन थे? ये मिडिल क्लास से थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी। भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि ह्यूमंस के राइट्स क्या होने चाहिए, है ना, कि देखो दुनिया है, इसमें सब इंसान को इक्वली जीने का हक है। आप कहीं पे जो नेचर ने दिया है आप उसको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, है ना। ये नहीं कह सकते हो कि आप इससे छोटे हो, वो आपसे छोटा है, या वो इस जगह सांस नहीं लेगा, या सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, या आप ब्रीथ नहीं करोगे यहाँ पर, है ना, सांस नहीं लोगे, या आपको वोटिंग राइट है उसको नहीं है, वो यहाँ बैठ सकता है वो वहां नहीं बैठ सकता है, आप वोट दे सकते हो, आप राजा बन सकते हो वो नहीं बन सकता है, आप मंत्री के लेवल तक जा सकते हो वो नहीं जा सकता है। तो ये जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना सोसाइटी में, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। ठीक है, इसमें से निकल के आए थे वो लोग जो लॉयर बन रहे थे, क्लर्क बन रहे थे। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी ना, पीजेंट्स वाली, उसमें एक मिडिल क्लास भी था, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, छोटे बिजनेसमैन थे, है ना। तो ये एजुकेशन को ऑब्वियसली आप सब चाहते हो कि हम जैसे भी हैं, हमारी आने वाली जनरेशन क्या होगी, पढ़ी लिखी होगी। एजुकेशन को लोगों ने बढ़ावा दिया, सो दैट जो एजुकेटेड होगा उसे ये चीजें भी पता होंगी कि मुझे अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, है ना, हमारी एक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर जो लोग रिबेल हुए, उन्होंने कंजर्वेटिज्म के खिलाफ एक जंग छेड़ दी कि हमें मोनार्ची नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें सबका क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। अब ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था जो इस तरह की बातें कर रहा था, वो उन लोगों को क्या बोला गया? लिबरल्स कहा गया उन लोगों को। लिबरल्स, आप याद रख सकते हो, लिबर्टी से लिबरल बना है ना, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, है ना। उससे, उस चीज से जो लोग इंस्पायर थे, जो जिनकी ये आइडियोलॉजी थी, जिनकी ये थिंकिंग थी कि भाई वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए, ठीक है, और सबको इक्वली ही रहने का अधिकार है, यहाँ पर सबको इक्वल लेवल पे होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि ये बहुत छोटा है तो आप इसको रहने के लिए ये ऐसे ही जमीन पे रहेगा, इसका कोई घर नहीं होगा, ये लैंड नहीं ले सकता है, या ये इस जगह बैठ नहीं सकता है, या ये इस स्टेट में नहीं रह सकता है, या आप तो पढ़ नहीं सकते हो स्कूल में, है ना, आप इस हॉस्पिटल में, मतलब जो भी भेदभाव, जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए किसी को भी लेकर। सो इस तरह की बातें निकल के आई। उन लोगों को क्या कहा गया? लिबरल्स कहा गया। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरलिज्म। ओके, देन अब इसमें क्या हुआ, एक और इस चीज में आपको बताती हूं कि ड्यूक मेटरनिच, ये एक फिलोसोफर थे, जो ड्यूक मेटरनिच ने एक रिमार्क किया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। दैट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट कि अगर फ्रांस को जुकाम भी होता है तो अदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। एक कमेंट था। क्यों कमेंट था? क्योंकि फ्रांस में अगर कोई भी चीज हो रही है, होता है ना, आपके पड़ोसी में आसपास कुछ चीज होती है, लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बहुत ज्यादा लोग उससे, तो वो भी वही चीज करने लगते हैं। जैसे आजकल भी बहुत आप देखते हो कि आसपास अपने जो चीजें हो रही हैं, आजकल तो सब नेट पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते हो, ट्रेंड कर रहा है, सो दैट आप भी उस चीज को फॉलो करते हो, है ना। सो दैट सेम चीज फ्रांस के साथ हो रही थी कि अगर फ्रांस कुछ भी करता था, मैंने आपको पहले भी बताया, हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहला रिवॉल्यूशन नेशन को लेकर फ्रांस में ही हुआ है। नेशनलिज्म को लेकर जो चीज हुई है वो फ्रांस में ही हुई है। सो फ्रांस एक ऐसी यूरोपीय कंट्री थी कि अगर फ्रांस में कुछ भी होता था तो जितनी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज थी, दे इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती थी फ्रांस से। तो अगर फ्रांस को जुकाम छींक भी आई है ना, तो बाकी अदर जितनी भी कंट्रीज थे उनको कोल्ड हो जाता था। इसका एक टिप्पणी कह सकते हैं हम, ड्यूक मेटरनिच ने की थी। तो अब फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ कि उन्होंने क्या किया, डायनेस्टी को उठा के, बर्बन डायनेस्टी को उठा के ओवरथ्रो कर दिया, राजा को फांसी पे लटका दिया। अब इससे क्या होगा? उसके पास में ही कंट्री है बेल्जियम, है ना। अब बेल्जियम बहुत टाइम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स उसके अंडर में थी। अब इंस्पायर हुई भाई, फ्रांस की चीजें जो हैं वो पता चली लोगों में, बाहर तक बात गई कि यहाँ तो ऐसा हो गया, रिवॉल्ट हो गया, लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, क्रांति हो रही है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, क्या कहते हैं, मास मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो जब निकल के आई तो जो बेल्जियम है उसने अपने आप को क्या करवाया,
फ्री करवाया, किससे? नीदरलैंड से। बेल्जियम में भी एक रिवॉल्ट छिड़ गया इस चीज को लेके कि हम भी क्या करेंगे, हम भी आजादी पाकर रहेंगे। तो ऑब्वियसली फाइनली इतनी मेहनत के बाद नीदरलैंड में से भी क्या हुआ, बेल्जियम अलग हो गया और एक अलग अपना बन गया। सेंचुरी में क्या हुआ था, एक और इसमें टॉपिक है, जो चीजें देखो बच्चे, जो मेन टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको काम आने वाले हैं, आई विल क्लियर दोस पॉइंट्स टू यू। कि ग्रीस, ओटोमन एम्पायर का नाम आपने पढ़ा है। ओटोमन एम्पायर क्या है? ओटोमन एम्पायर है एक मुस्लिम डायनेस्टी है वहां पे, ठीक है। तुगलक होते हैं ना, मुस्लिम में ही तुगलक भी होते हैं, तो उसमें राज है उसका, खलीफा बोलते हैं उनके जो सुल्तान होते हैं ना उनको। तो ओटोमन एम्पायर है। ओटोमन एम्पायर के अंडर में ग्रीस आता है, ठीक है। ग्रीस कह सकते हैं एक जगह है, रीजन है, उसी में ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब यहां पे क्या हो रहा है, ग्रीस जो है अपने आप को अलग करना चाहता है, किससे? ओटोमन एम्पायर से। तो हम कह सकते हैं ओटोमन एम्पायर से वो आजादी चाहता है, बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है। अब क्यों चाहता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ओटोमन एम्पायर मुस्लिम से पूरा जो है उस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, पूरा सारी चीजें वैसे चलती हैं। ग्रीस क्या है, ग्रीस में क्या है, क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव है ना। तो वहां पे क्रिश्चियन रिलीजियस उसको माना जाता है, वो उस रिलीजन से रिलेटेड है। बट ओटोमन एम्पायर मुस्लिम से रिलेटेड है। तो ग्रीस क्या चाहते थे, जो ग्रीक पीपल्स थे, ग्रीस में के लोगों को ग्रीक कहा जाता है, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे ओटोमन एम्पायर से अपने आप को आजादी दिलाना चाहते थे। फाइनली ये हैपन हुआ, ठीक है। ग्रीक स्ट्रगल्स एंड गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ग्रीक भी क्या हो गया, आजाद हो गया ओटोमन एम्पायर से। नेक्स्ट लाइन है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीजें हो रही थी 1830 में, ठीक है। 1832 में वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली चीज है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के तहत ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। तो प्लीज वीडियोस को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई। आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, थैंक यू। ओके, नाउ टॉपिक इज रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग, है ना। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिक, रोमांस उससे रिलेटेड नहीं है। रोमांटिसिज्म रिलेटेड है, दैट मीन्स मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, पोएम्स, है ना, स्टोरीज जो आपको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। रोमांटिसिज्म मीन्स आप पोएम के थ्रू अपने देश की जो फीलिंग्स हैं उसको आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, दिखाते हो। अब आप देखते हो जब देशभक्ति के गीत बजते हैं तो आप लोगों को कितना मतलब आप इंस्पायर हो जाते हो कि ये तो नेशनल सॉन्ग है, आपके गूज़बम्प आ जाते हैं, अपने देश की देशभक्ति की एक चीजें जागृत हो जाती हैं लोगों के अंदर, है ना, ऐसा होता है। सो सेम चीज ये हुई, रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग कैसे लोगों में डेवलप हुई इसी चीज के बाद। जो एज ऑफ रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, जब क्रांतियों का दौर है हर जगह, बेल्जियम में क्रांति हो रही है, ग्रीस आज़ाद हो रहा है और ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया है ना, और फ्रांस अलग ही लगा हुआ है कि हमें तो भैया, पहले तो वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक हो गया था, फिर वो नेपोलियन के अंडर में आया, उसके बाद फिर कंजर्वेटिव्स के हाथों में आया। अब लोगों ने ठान लिया था दैट हमें किसी भी मोनार्ची के अंडर में नहीं आना, हमें किसी भी पर्सन के अंडर में नहीं आना है, किसी भी हमें डिक्टेटरशिप में भी नहीं आना है, हमें तो अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, है ना। तो सब इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे इससे। इसमें क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो रिवॉल्यूशनरीज ने तो किया ही, उसके बाद किसने किया, पोएट्स ने, है ना। जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, जो न्यूज़पेपर में लिखते थे, एडिटर्स, ये लोग क्या करते थे, ये लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। उस टाइम देखो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो लोग पढ़ सकते थे
पोएम्स को पढ़ सकते थे, स्टोरीज को पढ़ सकते थे। तो वो क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे और एक पर्सन क्या करता था, तेज तेज वो चीज को पढ़ता था। तो देखो जो तेज तेज पढ़ रहा है उसके अंदर तो ऑलरेडी वो चीज फील आ रही है नेशन को लेके, हमारी मातृभूमि है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमने इसके लिए आगे तक ये चीजें सोची हुई है, हम अपने आने वाले लोगों के लिए ये काम करेंगे। तो जो बोल रहा है वो तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, उसके अंदर सोचो कितनी एनर्जी होगी कि वो सबको इस चीज के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। और बाकी कौन लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो उनको सुन रहे हैं, तो उनके कानों में वो आवाज गूंजती है कि नेशन के लिए हमें कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा पोएट्स ने अपना रोल प्ले किया है। इसमें एक चीज और हुई थी कि लोगों ने साइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, साइंस बेसिकली फैक्ट्स रिप्रेजेंट करती है ना। जो रिलीजियस चीजें होती हैं उससे आपको एक तरीके से कहते हैं कि अलग उस चीज से करती है ना। मान लो आप रिलीजियसली कोई काम कर रहे हो है ना, उस चीज को लेकर, और जो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, तो आप एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रात में नाखून नहीं काटते हैं अशुभ होगा, बट साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसका कि रात में पहले क्या होता था, लाइट नहीं होती थी लोगों के पास, तो रात में अगर काटोगे तो ऑब्वियसली आपके नेल्स कट जाएंगे, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो साइंस ने इसको रीजन दिया कि ये इस वजह से हम ये काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें थी ना, उसको क्या हुआ, लोगों ने, जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने ना अपने उन रिलीजियस चीजों को, अपने देश की चीजों से जुड़ी हुई, अपने कल्चर को लेकर, अपने फोक डांस, फोक सॉन्ग्स को लेकर इसको इन्फ्लुएंस किया, इसको नेशन से जोड़ा, इसको नेशनल फीलिंग से जोड़ा, अपने सेंटिमेंट से जोड़ा। और वहीं पर उन्होंने दूसरी ओर जो साइंस अपना रीजन दे रहा था, जितनी भी चीजें फैक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा था, लोगों ने उसको क्या किया, डिनाई किया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन लोगों ने, हम कह सकते हैं, जिसने भी, जैसे जो भी फोक डांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोक सॉन्ग गा रहे हैं, है ना। तो वो सब चीजें कई बार होता है, कहीं आपने देखा होगा छोटे छोटे रीजन्स में रात हो जाती है, उसके बाद वो गाते हैं, उनका एक मतलब क्या कहते हैं, परंपरा होती है कि आपको एक सॉन्ग गाना ही है देश के लिए या किसी के लिए भी। तो वो क्या है, एक कल्चर चला आ रहा है, तो वो चीजें भी लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज आप इसमें एक वर्ड पढ़ेंगे, दैट मीन्स क्या, जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है ना, दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो आप बंगाल में हो तो वहां पे जो न्यूज़पेपर लोग पढ़ेंगे मोस्टली बंगाली में पढ़ेंगे, है ना, तो दैट इज क्या, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज है। ओके, तो जो फ्रांस में छोटे छोटे रीजन्स थे जहां पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे, और लोग जो थे पोएम्स उसी में करने लगे, और स्टोरीज उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने लगे। ठीक है, तो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए लोग। ठीक है, जर्मन फिलोसफर्स जितने भी थे यूरोप में, जो भी जर्मन फिलोसफर्स थे, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया किसको, अपने नेशन को लेकर। दैट मीन्स उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया, तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, मोटिवेटेड थे कि हमें अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ना है। यू नो, सेंटिमेंट्स को उजागर करके रख दिया था पोएट्स ने। ओके, अब उसमें क्या हुआ, जो लोकल लैंग्वेजेस थी उन्होंने क्या किया, अपनी इस चीज को कि हम रीजनल एरियाज में क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक रीजन से लेकर वो निकल के कहाँ आए, बाहर आए, मॉडर्न वर्ल्ड में लेकर आए, सिटीज में, टाउन्स में, सब जगह वो चीज क्या हुई, निकल के आई, लोगों तक पहुंची इस चीज के थ्रू। ओके, सिल्सिया में एक जगह है, सिल्सिया, जहाँ पे जो वीवर्स हैं, बुनाईकर, जो बुनकर होते हैं ना, जो काम वाम करते हैं इस टाइप का, बुनाई वगैरह का, मतलब थ्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया था, इसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या छेड़ दिया, एक रिवॉल्ट छेड़ दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया था, पहले पैसे दिए नहीं लोगों को, कुछ पहले उसने लालच दिया लोगों को, थोड़ा सा पैसे देकर फिर उनसे बहुत सारा काम कराने लगा। अब जब वो बहुत सारा काम कराने लगा, सो दैट क्या हुआ, जब काम पूरा हो गया तो उसने उनके पैसे नहीं दिए और वो वहां से चला गया। तो लोगों ने क्या किया, उसके घर पे जाके तोड़फोड़ कर दी पूरा। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो पूरा उस टाइम न्यूज में भी प्रिंट हुआ था और बहुत फेमस हुआ था इस चीज के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने ऐसा किया सिलसिले। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं वो मैं जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके आपके वीडियो लेके आने वाली हूँ उसके साथ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट जो भी आगे की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।
थैंक यू।